रात के वक्त जब मैं अपनी कज़न के कमरे में गया तो उसने शोर मचाकर अपने कपड़े फाड़ दिए और सबको इकट्ठा किया कि इसने मेरे साथ ज़्यादती किया। ताया ने मुझे बहुत मारा और उसी के साथ निकाह कर दिया। उसी वक्त मैं बदले की आग में जल रहा था। वो मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। गुस्से में मैंने कहा कि अब तुम्हें बताऊंगा कि ज़्यादती करना कहते किसको है, हवस का पुजारी किसे कहते हैं। ये कहकर मैंने अपनी बीवी को दरिंदगी का निशाना बना दिया। सुबह उसके वजूद में मैं छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने सोचा भी नहीं था। वो मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। मैं कमरे में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस वक्त मेरे तन बदन में आग लगी थी। बदले की आग में जल रहा था। इतना घटिया इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगाया था। सारे घर वालों की नज़र में उसने मुझे बदकिरदार बनाकर रख दिया था। घर वाले मुझे अजीब मशकूक निगाहों से देखने लगे। अगर मैं उस वक्त कमरे में चला जाता तो मुझे मालूम था मैंने उसका हशर बिगाड़ कर रख देना, लेकिन मैं मजबूर था। बदला लेना चाहता था। मैं किसी कीमत पर उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो माफ़ी के लायक था भी नहीं। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना घटिया इल्ज़ाम आखिर उसने मुझ पर लगाया क्यों था? क्या मुझे हासिल करने के लिए? क्या वो मोहब्बत करती थी मुझसे? न जाने कितने ही सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैंने सिगरेट नीचे फेंकी और अपने कमरे की तरफ आया। मैं उस वक्त कमरे में नहीं जाना चाहता था। मैं खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसे रिलैक्स हो सकता था? मैंने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा खोला और उतनी ही ज़ोर से बंद भी किया। वो बेड पर बैठी थी, पूरी की पूरी कांप गई थी। मुझे उसकी मासूमियत देख कर उस पर और गुस्सा आ रहा था। वो बेड पर बैठी हुई थी। गुस्से से मैं एक तरफ गया। मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। एकदम से उसे बाजू से पकड़कर बेड से नीचे खड़ा किया, कंधों से दबोच कर कहा, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? इतना घटिया इल्ज़ाम तुमने मुझ पर क्यों लगाया? मैंने तुम्हें कभी उस निगाह से देखा तक ना था जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। तुम्हें मालूम भी है कि हवस कहते किसे हैं? हवस का पुजारी कौन होता है? सारे घर वालों के सामने क्या बकवास की थी तुमने? क्या बोला था? हवस का पुजारी हूँ मैं? तुम्हारी इज्जत लूटी मैंने। अभी तुम्हें बताता हूँ कि हवस का पुजारी कहते किसे हैं। वो प्लीज़ मेरी बात सुने। एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ मैंने ये सब क्यों किया। लेकिन उस वक्त मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। मुझे बार बार उसकी वो सारी बातें याद आ रही थी जो वो मेरे बारे में बोल रही थी। खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला, मुझे तुम्हारी कोई फजूल बकवास नहीं सुननी। अब तुम सुनो, बल्कि तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। नफ़ी में सर हिलाती रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझसे दूर है, मेरे पास मत आए, मैं आपको सारी हकीकत। मैंने कहा, क्यों? अब क्यों दूर भाग रही हो तुम मुझसे? उस रात खुद तुमने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसके बाद जो कुछ तुमने घर वालों के सामने कहा, तुमने मुझे किसी के साथ नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हें बख्श दूं या छोड़ दूं। ये कहकर मैंने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके करीब होने लगा। अचानक वो मुझे धक्का देते हुए उठी और भागने लगी। उसकी कलाई दबोच ली मैंने और एकदम से उसे दीवार के साथ पिन किया। अब कहाँ भाग रही हो? अभी मेरे दरिंदे वाले रूप को तो देख लो, मेरी दरिंदगी तो देख लो। कहते किसे हैं दरिंदगी? वो सारे अमल करके दिखाऊंगा जो घर वालों के सामने तुम बकवास कर रही थी। वो अपना आप मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे दबोचा हुआ था, अपने साथ लगाया हुआ था। वो रोए जा रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वो अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। खुदा के लिए आप एक दफ़ा मेरी बात तो सुन ले। मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कहा कि सारी सच्चाई बताओगी, सारी सच्चाई बताओगी। जो कुछ घर वालों की निगाहों में अपने लिए मैं नफ़रत देख रहा हूँ ना, वो बदल नहीं जाएगी तुम्हारी सच्चाइयाँ बताने से। जो बातें मैंने सुनी है वो मैं नहीं भूल सकता। ये देख रही हो मेरे चेहरे का हाल, जो तुम्हारे बाप और मेरे बाप ने मिलकर मेरा किया है, मुझे मारा है। क्या ये सब कुछ वापस आ सकता है? कुछ भी वापस नहीं बदलेगा। मैं जो घर वालों का लाडला था, तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। ये कहकर मैंने उसे बालों से पकड़ा और जोर से बेड पर धक्का दिया और कहा, अपने आप को तैयार कर लो। तुमने मुझे दरिंदा, सालिम, जलील क्या कुछ कहा था। सारे रूप दिखाऊंगा अब मैं तुम्हें। मैं शक्ल से ही शरीफ लगता हूँ ना? ये कहकर मैं उस पर झुका और
रात के वक्त मैं अपने कमरे में बैठा था, बार बार सबा की कॉल आ रही थी मेरे मोबाइल पर। मैं हैरान हुआ कि सबा मुझे कॉल क्यों कर रही थी। 2-3 बार मैंने उसकी कॉल कट भी की, लेकिन मुझे लगा शायद किसी और को कॉल करना चाह रही थी और गलती से मुझे कॉल लग गई, क्योंकि आज से पहले उसने रात के इस पहर कभी मुझे कॉल नहीं की थी। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, कहने लगी कि आप कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैं हैरत से मैसेज पढ़ने लगा। मुझे रात के उस पहर अपने कमरे में वो क्यों बुला रही थी? सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर वो बोली, जी सब ठीक है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आ जाइए प्लीज़। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। वो मेरे ताया की बेटी थी, इकलौती थी। सभी घर वाले उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो सबकी लाडली थी, जबकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और उसी की तरह लाडला भी बहुत था। सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई बात करना है तो सुबह कर लेंगे। रात के इस पहर में आपके कमरे में नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक गैर अखलाकी हरकत लग रही है मुझे। रात के उस पहर अकेले उसके कमरे में जाना, जबकि सब सो रहे थे। वो कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए आ जाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो मेरे साथ ज़िद लगा कर बैठ गई। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो कहने लगी, ठीक है, फिर मैं आपके कमरे में आ जाती हूँ। रात के उस पहर मेरे कमरे में उसका आना बहुत मायूब बात थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं ही आता हूँ तुम्हारे कमरे में। मैं कहकर उठा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं उसके कमरे में आया तो वो सामने मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी और इस हालत में खड़ी थी कि मैं आंखें फाड़ कर उसे देखने लगा। ये क्या हुआ? ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? मैंने परेशानी के आलम में कहा। अचानक ही वो मेरे पास आई, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, मुझे अजीब निगाहों से देखती हुई वो मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी। अचानक ही उसने गर्दन से पकड़कर मुझे अपने करीब किया। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या सबा? क्या कर रही हो ये? अचानक ही उसने पीछे होकर दरवाजे को लॉक लगाया। पागल हो गई हो क्या लड़की? क्या कर रही हो ये? मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसने बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ धक्का दिया मुझे और अचानक ही शोर मचाने लगी, बचाओ बचाओ। वो चीखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। वो रोती रही। मैं हक्का बक्का देखे जा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो गया। पागल हो गई है क्या ये, जो यूं चीख और चिल्ला रही थी? मैंने उसके मुंह पर हाथ रखना चाहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ताया, बाबा, अम्मा सब की आवाज़ें आने लगी। पूछने लगे, सबा बेटा क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलो। अचानक ही उसने मुझे धक्का दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी हालत सबके सामने थी। वो इस हालत में फैमिली के सामने जाना चाहती थी। उसके दिमाग में चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। वो रोती हुई मेरी माँ के सीने से लग गई। कहने लगी, आंटी, आपके बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती किया। मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखे जा रहा था कि वो कह क्या रही है। सब लोग गुस्से से मुझे घूर रहे थे। वो जल्दबाजी में मेरी शर्ट के ऊपर के बटन भी खोल चुकी थी। मेरी हालत देख अब सबको पक्का यकीन हो गया कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। वो अम्मा के सीने लगी हुई थी। मेरी अम्मा उसे हौसला दे रही थी। उसे वहाँ से लेकर वो कमरे की तरफ चली गई। ताया ने गुस्से से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। मैंने कहा, ताया जान, ऐसा कुछ नहीं है। ताया अब्बू, जैसा आप समझ रहे, वो झूठ बोल रही है। ताया अब्बू चीखे थे, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? एक लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाएगी? वो पागल नहीं है जो खुद अपनी बदनामी करे। मैंने कहा, आप सब पागल हो गए हैं क्या? आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझ पर इस तरह घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं अभी ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से ताया ने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया था, जिससे मेरी चलती जुबान को ब्रेक लगा। खबरदार जो एक लफ्ज़ मुंह से निकाला, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भतीजे, और ये जुबान यहीं काट के रख दूंगा। मेरे बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे। पीछे खड़े बस गुस्से से मुझे घूरे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन था। उन्हें मालूम था मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने ताया को इग्नोर किया और अपने बाप की तरफ आया। उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो मुझसे नाराज़ हो चुके। मैंने कहा, बाबा ऐसी कोई बात नहीं, उसने बस मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप जानते हैं ना। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं अपने बाबा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा गुस्से में वहाँ से चले गए।
कहने लगे कि नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाप, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना। वो लोग वहाँ से चले गए। मैं हैरान परेशान था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब हुआ क्या। अगला दिन मुझ पर कयामत बनकर टूटा। मैंने कभी नहीं सोचा था। ताया जान कहने लगे कि आज शाम तुम्हारा निकाह है। किसके साथ निकाह है मेरा? वो कहने लगे उसी के साथ जिसकी इज्जत ख़राब किया कल रात तुमने। और किसके साथ निकाह करेंगे तुम्हारा? उसी के साथ ही करना है ना। मेरे बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने उनके भरोसे को खाक में मिला दिया। वो खामोश हो गए थे। लेकिन अब भला क्या हो सकता था? मैं क्या कह सकता था? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने खामोशी इख्तियार की। मेरे दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। क्या कुछ उस लड़की ने मेरे बारे में नहीं बोला था? मैं तो अपने घर वालों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसके साथ मेरा निकाह हो गया। रात भर मैंने उसे ये बताया कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, वो कितना गलत था। सुबह मैं ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। मुझे मुसलसल हिचकियों की और रोने की आवाज़ें आ रही थी, और ये हिचकियाँ और रोने की आवाज़ें तो मैं रात से सुन रहा था। लेकिन मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। इस वजह से मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इस वजह से मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और ना उसे कुछ कहा और बताया, ना समझाया। अब मैं वैसे भी कोई बात नहीं करना चाहता था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, खुदा के लिए कब से रोई जा रही हो? सत्यानाश मार दिया मेरी नींद का। वैसे भी इन सब का तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक था ना। मैंने तो बस तुम्हारा शौक पूरा किया। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? ड्रामेबाजियाँ कम करो तुम। वो गुस्से से बोली, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें एकदम से खुली और मैं उठ बैठा। वो बोल कैसे रही थी मेरे साथ? मैंने देखा कि वो एक कोने से लगी रो रही थी। मैं उठा और उठकर कोने से उसे उठाया। मैंने उसे उठाकर अपने सामने किया तो उसने मुझसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर नील के निशान थे। रात को मैंने गुस्से में उस पर हाथ भी उठाया था। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। वो बहुत नाजुक मिजाज थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी नाजुक मिजाज है। उसने अपनी कलाई मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो मैंने एकदम उसके बालों में हाथ फंसाया, उसका चेहरा अपने करीब किया। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का। वो इल्ज़ाम मैंने तुम्हें सच करके दिखाया ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अब तुम जाओ, घर वालों को चीख चीख कर बताओ कि कल रात मैंने तुम्हारी क्या हालत की। जाओ, शाबाश, सबको अपने ज़ख्म दिखाओ। मैंने आहिस्ता से उसके होंठों को सहलाया जहाँ हल्का सा खून निकल कर जमा हुआ था। रो रो कर उसकी आंखें लाल अंकारा हो रही थी। उसकी आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। कहने लगी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। हर रात मैं तुम्हें ऐसी ही अज़ियत दूंगा, ऐसी ही तकलीफ़ दूंगा। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें हर वो तकलीफ़ और अज़ियत दूंगा जो तुमने मुझे दी थी, ताकि तुम्हें भी मालूम हो कि जिस शख्स का इंतखाब तुमने किया है ना, वो कितना लकी और अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आई? मुझे तुम जैसी लड़की से शादी करना ही नहीं थी। मैंने कभी तुम्हें उस निकाह से नहीं देखा था। लेकिन तुमने क्या किया? घर वालों की नज़र में मेरी इज्जत 2 टके की कर दी। मैं उसे धक्का देता वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निकला तो वो कमरे में नहीं थी, शायद बाहर चली गई थी। नाश्ता करते सभी मुझे घूरे जा रहे थे क्योंकि उसकी हालत से सभी वाकिफ़ थे। जो कुछ रात मैंने उसके साथ किया था उसके चेहरे पर वाज़े नज़र आ रहा था। उसके गाल पर थप्पड़ों के निशानात थे। चेहरा सूजा हुआ था। मुझे तो लगा कि मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने उनकी बेटी के साथ इतना जुल्म क्यों किया, लेकिन सभी खामोश थे और मुझे समझ आ रही थी कि सब इतना खामोश क्यों है। मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। ये रात को जो तुमने मेरी बेटी, उनकी बात अभी अधूरी थी कि मैंने दरमियान में उचक ली। खबरदार, मेरा और मेरी बीवी का मामला है। हम दोनों के दरमियान जो कुछ चल रहा है ना, चलने दे। अगर किसी ने दरमियान में बोलने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा, वापस यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। फिर शक्ल भी देखने को तरसेंगे आप लोग उसकी। सबने मेरी तरफ देखा और खामोश हो गए। वो हंसने वाली लड़की, उसका दिमाग ऐसा नहीं था, ना ही उसका घटिया बातों की तरफ ध्यान था। लेकिन उसने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया?
मैं जानना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका था वो बहुत भयानक था। मैं वो सब कुछ कभी नहीं भूल सकता था। मैं बहुत अज़ियत से गुज़र रहा था। घर वालों की नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमेशा घर वालों ने मुझे मोहब्बत दी, मुझे मोहब्बतों की आदत थी, नफ़रतों की नहीं, जो मुझे उसकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रही थी। अब 2 दिन तक उसकी यही हालत रही। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके चेहरे पर दिन ब दिन मेरी मार पिटाई के निशानात बढ़ने लगे थे। मैं इतना ज़ालिम नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करूँगा जिस तरह वो मेरी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन मेरा ये सब करना बनता था। मैं किसी कीमत पर उसे माफ़ नहीं कर सकता था। रात का वक्त था, मैं गहरी नींद में सो रहा था, जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बहुत नज़दीक कोई सो रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे कंधे पर सर टिकाए सो रही थी। एकदम से मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, मुझे देखने लगी। सॉरी, वो मैं गलती से यहाँ लेट गई। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। जब मैंने तुम्हें आज से पहले अपने करीब सोने का मौका नहीं दिया तो आज क्यों सो रही थी तुम यहाँ? मैंने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे करीब भी आने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाने लगा। वो सहम गई थी, खामोशी से नज़रें झुकाई खड़ी थी। अचानक ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, रात के इस पहर कमरे से बाहर जाकर कोई और तमाशा लगाना चाहती हो? मैंने जैसे उसे हाथ लगाया उसने मुझे एकदम धक्का दिया था पीछे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, अभी के अभी तलाक चाहिए मुझे। गलती हो गई जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, जहन्नुम बनाकर रख दिया तुमने मेरी ज़िंदगी। वो चीख चीख कर बोल रही थी। मैंने एकदम से उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया तो वो फ़ौरन खामोश हुई, नज़रें झुकाकर सोफे पर जाकर लेट गई। अगले दिन सुबह हुई तो मैंने कहा, अपनी तैयारी कर लो, हम कराची जा रहे हैं। वो हैरत से देखने लगी। कराची क्यों? हम कराची क्या करने जाएंगे? मैंने कहा कि वहीं पर रहना इस घर में, यहाँ मैं तुम्हें मज़ीद नहीं रख सकता। वो कहने लगी कि मैं अपने मामा बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में उसे देखा। अगर अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती तो तब माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना था क्या? या फिर पहले मेरे साथ शादी करने का इरादा बांध लिया था जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती? शराफत से बैग पैक करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं जाना कहीं। मुझे ना ये रोने वाले ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये मेरे सामने आइंदा मत करना। उस रात जब मैंने तुम्हारी वजह से थप्पड़ खाए थे, मुझे तुमसे इतनी शदीद नफ़रत हो गई थी कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये तुम्हारे आंसू जहर लगते हैं मुझे। दोबारा इन्हें मेरे सामने बहाने की अब गलती भी मत करना। मैं चीख कर बोला तो वो खामोश हो गई, खामोशी से अपना बैग पैक करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस पर इतना ज़्यादा जुल्म क्यों कर रहा हूँ। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे घर वालों का रवैया भी ठीक होने लगा था। बस ये बात समझाते थे मुझे कि उस पर जुल्म मत करो, तुम उसे बहुत तकलीफ़ देते हो, अजियत देते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता था? कभी कभी ताया की नफ़रत भरी निगाहें, अपने बाप की नफ़रत भरी निगाहें मुझे अंदर से चीर कर रख देती थी। अम्मा, ताई, बाकी सब मेरे साथ ठीक हो गए थे, लेकिन ताया जान और अब्बा अभी भी मुझे नफ़रत भरी निगाहों से घूरते थे। इस वजह से मैं अब यहाँ से दूर जाना चाहता था। अच्छी भली जॉब करता था, वहीं पर मैंने अपना ट्रांसफ़र कराची करवा लिया। अगले ही दिन हम लोग कराची आ गए। कराची आने के बाद वो और ज़्यादा खामोश हो गई थी। उस पर जितना जुल्म करता वो खामोशी से बर्दाश्त कर लेती, कुछ नहीं बोलती थी। उसका यूं खामोश हो जाना मुझे उलझन में डाल रहा था। कुछ कहती क्यों नहीं थी वो? मैं ऑफिस से वापस आया तो वो किचन में खाना बना रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। मैं किचन में दाखिल हुआ तो बिरयानी की खुशबू आ रही थी। मैंने आज पहली बार उससे नरमी से पूछा, आज तुमने बिरयानी बनाई है? मेरी बात सुनकर उसने सर हाँ में हिला दिया। मैं बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। मैंने कहा, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसके चेहरे का रंग उतरा था, रंगत जर्द पड़ चुकी थी। उसने उस बात पर भी सर में हाँ में हिला दिया। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो या तबीयत ख़राब हो तो बताना, क्योंकि मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वरना वो इतनी खामोश रहने वाली नहीं थी। पहले फिर भी वो मुझे जवाब दे देती, लेकिन अब उसने बिल्कुल भी कोई बात करना छोड़ दिया था। मैं रात गए तक कमरे में उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। जब मैं सो जाता वो तब कमरे में आती। मुझे समझ नहीं आता था वो मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही। हालांकि वो पहले मुझसे इतना दूर नहीं भागती थी। मुझे उसके वजूद में तब्दीली महसूस हो रही थी।
अजीब तब्दीली। मैं हैरत से उस तब्दीली को महसूस कर रहा था और वो मुझे शक में मुब्तला कर रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो उसने मुझे बताना तो था, मगर वो बोलती नहीं थी। अब मुझे शक हो रहा था। उस रात अचानक ही मुझे अपने पाँव पर नमी महसूस हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो बेड से नीचे मेरे पाँव पर अपनी पेशानी टिकाए रोए जा रही थी। मैंने जल्दी से अपने पाँव पीछे किए और कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? वो रोते हुए बोली, आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अगर माफ़ नहीं करना तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। आपका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो रोते हुए बोल रही थी। मैंने उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाया। आज पहली बार वो इतनी शिद्दत से मेरे सीने से लगकर रोई थी। मैंने आहिस्ता से उसकी पुश्त पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? क्यों मैं मेरे इतने जुल्म पर मेरे इतने जुल्म पर तुम नहीं रोई और आज ऐसे रोए जा रही हो? कहने लगी, आपको पता है अब्बा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मेरी दोस्त ने कहा तुम ऐसा करो उस शख्स के साथ, फिर तुम्हारे अब्बा खुद ही तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपनी दोस्त की बात मानकर इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। उसने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। मैंने आपको हासिल भी कर लिया, लेकिन मुझे क्या मिला? आपने मुझे बहुत इज्जत दी। वो रोते हुए बोली। फिर अचानक बोली, आपको पता है आप बाबा बनने वाले हैं, लेकिन मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, कभी लौट कर नहीं आऊंगी आपके पास। उसकी बात सुनकर न जाने मेरे दिल को क्या हुआ। मैंने कहा, अल्लाह ना करे कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। ये कहकर मैं खुद ही अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। मुझे भी उससे मोहब्बत होती जा रही थी। जब मैंने ऐसी बात कही तो वो मेरे सीने से लगकर फिर रोती रही। मुझसे घंटों बातें करती रही उस रात। वो पिछले 4 माह से वो हामला थी और उसने मुझे नहीं बताया। अब मैं उसका ख्याल रखने लगा। मुझे एहसास था कि मैंने बहुत गलत किया। इन सब में उसकी कोई गलती ना थी। वो सच में मासूम थी। जैसा उसकी दोस्त ने बोला उसने वैसा कर दिया, लेकिन अब मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। उसके बाद अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वो मुझसे बहुत दूर रहती थी। मैं कभी उससे पूछता कि अपने घर जाना चाहती हो तो वो मना कर देती। मुझे सारी ज़िंदगी के सारे लम्हे आपके साथ गुजारने, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अकेला आपके पास रहना चाहती हूँ मैं। मुझे अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं थी। वो हर लम्हा मेरे करीब रहती थी। एक रात मैं बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जब अचानक ही वो मेरे पास आए। मेरे सीने पर सर रख लिया। उसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो नहीं बोली। ऐसे लग रहा था वो जैसे दूर जा रही हो। अचानक उसने एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसका वजूद बेजान सा हो गया। मैंने कहा, सबा आप ठीक तो हो? उठकर देखा तो उसकी निगाहें एक जगह टिकी थी। वो दुनिया जहान से बेगाना हो चुकी थी, मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वो मेरे पास नहीं थी। उसकी रूह परवास कर चुकी थी। उसका बेजान वजूद मेरे बाजुओं में था। मैंने उसे बाहों में भरकर चीखते हुए उसका नाम पुकारा। मैंने कहा, उठो, लेकिन वो नहीं उठी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे मुकम्मल तौर पर अभी हासिल भी नहीं किया था। अभी उसे अपनी मोहब्बत से रूशनास भी नहीं करवाया था। अभी तो मैंने उसे सुकून वाली ज़िंदगी दी ही नहीं थी और वो मुझे छोड़कर चली गई थी।